हम एक इंटरप्लैनेटरी कौम बनने से कितने करीब हैं? हजारों सालों से हम सितारों की तरफ देखते आए हैं और सोचते रहते हैं, क्या हम अकेले हैं? क्या हम कभी जमीन को छोड़ के दूसरे प्लेनेट पे रह सकते हैं? आज इंसानी तहकीक में पहली दफा साइंस और टेक्नोलॉजी हमें इस मुकाम के करीब ले जा रही है जितना पहले कभी नहीं लेके गई। मगर क्या हम वाकई इतने करीब हैं? जमीन पर बढ़ते हुए खतरा दिन ब दिन ज्यादा सीरियस होते जा रहे हैं। क्लाइमेटिक चेंज एक अहम मसला है जो सिर्फ गर्मी और बारिशों का निजाम तब्दील नहीं कर रहा है, बल्कि ग्लेशियर्स मेल्ट होने से पानी की कमी, स्टॉर्म्स और हीट वेव्स की इंटेंसिटी भी बढ़ रही है। ये सिर्फ एक एनवायरमेंटल इशू नहीं बल्कि इकोनॉमिक और सोशल क्राइसिस भी क्रिएट कर रहा है। रिसोर्सेज की कमी भी एक मेजर थ्रेट है। दुनिया का फ्रेश वाटर रैपिडली डिप्लीट हो रहा है, एग्रीकल्चरल लैंड डिग्रेड हो रहा है और फॉसल फ्यूल्स भी फाइनाइट है। पॉपुलेशन ग्रोथ और ओवर कंजप्शन की वजह से फ्यूचर जनरेशन के लिए सीरियस चैलेंजेस पैदा हो सकती है। लेकिन इन सबसे बड़ा खतरा एटॉमिक जंग का है। न्यूक्लियर वॉर सिर्फ एक मुल्क को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। एक न्यूक्लियर कन्फ्लिक्ट न सिर्फ मिलियंस ऑफ लोगों की जान ले सकता है बल्कि न्यूक्लियर विंटर्स का सबब भी बन सकता है, जो एग्रीकल्चरल कोलैप्स और ग्लोबल फेमाइन को जन्म दे सकता है। इससे ये पता चलता है इंसानी मुस्तकबिल को महफूज बनाने का सवाल अब पहले से भी ज्यादा अहमियत इख्तियार कर चुका है। ये सिर्फ एक नजरियाती बहस नहीं बल्कि एक हकीकत है जिसका सामना हमें अभी करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि इंसानी नस्ल सिर्फ कुछ और सदियां नहीं बल्कि हजारों और लाखों साल तक बरकरार रहे, तो हमें सिर्फ जमीन तक महदूद रहने के बजाय नए मकानात की तलाश करनी होगी। जैसे अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी है। इंसान भी एक शाहीन की तरह है, उसे सिर्फ जमीन तक महदूद नहीं रहना है, उसे नए आसमान दरियाफ्त करने हैं, नए जहां तलाश करने हैं। यह सिर्फ एक ख्वाब नहीं बल्कि एक जरूरत है और ये सफर अब शुरू हो चुका है। जमीन ही हमारा असल घर है मगर हमेशा के लिए नहीं। हमारा प्लेनेट ऐसी मुश्किलात का सामना कर रहा है जो पहले कभी नहीं देखी गई। मौसमी तब्दीली, बढ़ती हुई आबादी और महदूद वसाइल, जबकि हम इन मसाइल का हल तलाश कर रहे हैं। नॉलेज और क्यूरियोसिटी के शौकीन लोग मानते हैं कि इंसानी मुस्तकबिल का बेहतरीन बैकअप प्लान स्पेस ट्रेवल भी हो सकता है। स्टीफन हॉकिंग ने एक दफा कहा था, मुझे नहीं लगता कि इंसानी नस्ल अगले 1000 साल तक जिंदा रह सकेगी जब तक हम स्पेस में नहीं फैलते। इलोन मस्क और जेफ बेजोस जैसे विजनरीज इस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए अरबों डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हम दूसरे प्लेनेट पर जिंदगी मुमकिन बनाने से कितने करीब है। मार्स तक पहुंचने से पहले हमें दोबारा मून पे लौटना होगा। नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम का मकसद एक परमानेंट लूनर बेस बनाना है जो फ्यूचर स्पेस मिशन के लिए एक लॉन्च पैड का काम करेगा। मून अपनी नजदीकी और लो ग्रेविटी की वजह से स्पेस एक्सप्लोरेशन का परफेक्ट स्टेपिंग स्टोन है जो हमें मार्स और उससे भी आगे ले जा सकता है। मून हमारा ट्रेनिंग ग्राउंड होगा जहां हम लाइफ सपोर्ट सिस्टम की टेस्टिंग करेंगे, सस्टेनेबल बेसिस बनाने का तजुर्बा हासिल करेंगे और स्पेस में लॉन्ग टर्म सर्वाइवल का तरीका सीखेंगे। यहाँ हम जीरो एटमॉस्फेयर, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और लो ग्रेविटी जैसे टफ कंडीशंस का सामना करना सीखेंगे जो फ्यूचर डीप स्पेस मिशन के लिए बहुत जरूरी है। मगर असली इम्तिहान हमें मार्स पे होगा। इंसानियत के लिए सबसे दूर, सबसे खतरनाक और सबसे मुश्किल मंजिल अभी के लिए मार्स माना जाता है। ये सिर्फ एक प्लेनेट नहीं बल्कि मुस्तकबिल की एक नई दुनिया बन सकती है। मार्स इंसानियत की अगली बड़ी मंजिल है। ये सुर्ख प्लेनेट जमीन से लगभग 225 मिलियन किलोमीटर दूर है और वहां तक पहुंचना अपने आप में एक अजीम चैलेंज होगा। इसकी एटमॉस्फेयर में नियर अबाउट 95% कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन न होने के बराबर है। टेम्परेचर की बात करें तो कभी -140 तक फ्रीजिंग और कभी 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक सनलाइट महसूस होगी। ग्रेविटी सिर्फ वहाँ पे 38% होगी। चांद के मुकाबले में जहां सिर्फ कुछ दिनों में पहुंचा जा सकता है, मार्स तक के रास्ते को 6 से 9 मंथ्स लग सकते हैं। इसका मतलब है कि एस्ट्रोनॉट्स को डीप स्पेस में लंबे अरसे तक जिंदा रहने के लिए तैयारी करनी होगी। इस सफर में बहुत सी चैलेंजेस हैं। रेडिएशन की चैलेंज, जीरो ग्रेविटी इफेक्ट, मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस और लिमिटेड रिसोर्सेज। मार्स की जर्नी सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि एक टेस्ट ऑफ एंडोरेंस और सर्वाइवल होगी जो फ्यूचर इंटरप्लैनेटरी कॉलोनाइजेशन की बुनियाद रख सकती है।
मार्स पे जिंदा रहने के लिए हमें मजबूत और महफूज अंडरग्राउंड शेल्टर्स बनाने होंगे, जहां हम तेजी से बदलने वाले मार्स के हार्श माहौल से बचे। हमें AI ड्रिवन फार्मिंग का सहारा लेना होगा, जो कम रिसोर्सेज में भी फूड पैदा कर सके। साथ ही मार्स की बर्फ से पानी निकालने का एक बेहतरीन तरीका ढूंढना होगा, ताकि पानी की कमी कभी रुकावट न बने। मगर मान लो हम ये सब कर भी ले, फिर भी एक गहरा सवाल हमारे दिलो जहन में गूंजता रहेगा। क्या हम कभी मार्स को एक असल जीता जागता इंसानों के रहने लायक घर बना सके? एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ बचने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए महसूस होगी। अगर हमें फैलते हुए सितारों तक पहुंचना है तो ये ख्वाब सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी से ही मुमकिन है। अगर इंसानियत को मार्स और उसके बाद के दूर प्लैनेट्स तक पहुंचाना है तो हमें बेहतरीन सॉल्यूशंस की जरूरत होगी। चलिए अब मैं आपको कुछ उम्मीद अफजा एडवांसमेंट्स बताता हूँ जो इस मिशन को पॉसिबल बना सकती है। न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट्स एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, जो मार्स तक के सफर का वक्त आधा कर देंगे। आज के केमिकल रॉकेट्स को मार्स तक पहुंचने में 6 से 9 महीने लगते हैं, मगर न्यूक्लियर प्रोपल्शन का इस्तेमाल करके इस वक्त को सिर्फ 3 महीने तक ला सकते हैं। इसका मतलब है कम रेडिएशन एक्सपोजर, कम रिसोर्सेज की जरूरत और एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक बेहतर और महफूज सफर। मार्स का सख्त माहौल इंसानों के रहने के लायक मुश्किल है, इसलिए वहाँ पहुँचने से पहले ही सब कुछ तैयार होना जरूरी है। इस काम के लिए AI ड्रिवन रोबोट्स एक अहम किरदार अदा करेगी। ये स्मार्ट रोबोट्स न सिर्फ मार्स पर बेसिस बनाने के लिए मददगार होंगे, बल्कि जमीन की तहकीकात, टनल्स और अंडरग्राउंड शेल्टर्स की कंस्ट्रक्शन और एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग का भी जिम्मा उठाएंगे। इन रोबोटिक असिस्टेंट्स की वजह से एस्ट्रोनॉट्स को सिर्फ एसेंशियल टास्क्स पर फोकस करने का मौका मिलेगा। फ्यूचर मार्स बेसिस सिर्फ अर्थ से लाए गए मटेरियल पर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वहां मौजूद मार्स की मिट्टी और दूसरे लोकल मटेरियल से एस्ट्रोनॉट्स के लिए मकान और रिसर्च स्टेशन बनाया जा सकेगा। ये तरीका न सिर्फ तामीर को आसान बनाएगा, बल्कि रॉकेट्स के ऊपर लोड भी कम करेगा, जो फ्यूल बचाने और कॉस्ट घटाने में मदद करेगा। नासा और स्पेसएक्स दोनों इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं और ये मुस्तकबिल में मार्स कॉलोनाइजेशन का एक बुनियादी हिस्सा बन सकती है। सोचो, एक दिन सुबह की रोशनी तुम्हारे खिड़की से न आकर एक दूसरे सितारे से आए। तुम्हारे गिर्द सुर्ख मिट्टी का एक अजनबी जहां हो और तुम अपने आंखों से वो सारा मंजर देखोगे जो इंसानों ने सिर्फ सपनों में देखा था। मार्स पे एक नया घर होगा। ये सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं, ये हमारी मुस्तकबिल की कहानी है। इंसानी स्पेस कॉलोनाइजेशन का सफर सोचने से भी ज्यादा करीब है, लेकिन ये सब कब और कैसे होगा? चलो एक नजर डालते हैं आने वाले सालों पर और देखते हैं मार्स और चांद तक का ये सफर कैसा होगा। नासा और स्पेसएक्स जैसे ऑर्गेनाइजेशंस पहला मैनर्ड मार्स मिशन भेजने की तैयारी कर रहे हैं। ये पहली बार होगा जब इंसान किसी दूसरे प्लेनेट की जमीन पर अपने कदम का निशान छोड़ेगी। ये सिर्फ एक छोटी टीम होगी एस्ट्रोनॉट्स की, जो एक्सप्लोरेशन और रिसर्च करेगी, वहाँ के क्लाइमेट को समझेगी और देखेगी कि इंसान वहाँ रह भी सकते हैं कि नहीं। जब तक मार्स के पहले सेटलर्स अपनी जगह बनाएंगे, तब तक चांद पर परमानेंट बेस बन चुका होगा। ये बेसिस सिर्फ एक साइंटिफिक लैब नहीं, बल्कि मार्स और आगे के स्पेस मिशंस के लिए लॉन्च पैड का काम करेगी। साथ ही मार्स पे पहला आउटपोस्ट सेटअप की जाएगी, जहां एस्ट्रोनॉट्स और AI ड्रिवन रोबोट साथ मिलके अंडरग्राउंड शेल्टर्स, 3D प्रिंटेड बेसिस और फार्मिंग सिस्टम डेवलप करेगी। 2050 तक मार्स पे एक छोटी मगर असली इंसानी बस्ती बन चुकी होगी। हजारों लोग मार्स पर रहना सीखेंगे और ये बस एक एक्सपेरिमेंट नहीं, बल्कि एक नया घर हमारे लिए होगा। वहाँ के लोग AI फार्मिंग सिस्टम से फूड हासिल करेगी, सोलर और न्यूक्लियर एनर्जी से अपनी जरूरतें पूरी करेगी और 3D प्रिंटिंग से नए शहर बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात, मार्स पे रहना सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स के लिए नहीं होगा, साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और शायद स्पेस टूरिस्ट्स भी इस मिशन का हिस्सा बन चुके होंगे। अब इस सबसे बड़ा सवाल, क्या मार्स को पूरी तरह इंसानों के रहने लायक बनाया जा सकता है? इस सवाल का जवाब हमें 21st सेंचुरी के दौर में मिलेगा। साइंटिस्ट एक नया मिशन शुरू करेंगे, टेराफॉर्मिंग मार्स, जिसका मतलब है मार्स को अर्थ की तरह जीने के लायक बनाना। एटमॉस्फेयर को डेंस करने के लिए ग्रीन हाउस गैस जनरेट की जाएगी, अंडरग्राउंड आइस को मेल्ट करके पानी निकाला जाएगा और छोटे लेक्स और रिवर्स बनाने की कोशिश होगी। पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और फिर प्लांट्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे जो ऑक्सीजन जनरेट कर सकेंगे। ये एक हजारों सालों का प्रोसेस हो सकता है, लेकिन सोचो,
एक दिन मार्स का सुर्ख आसमान नीला बन सकेगा, एक दिन वहाँ बारिश हो सकेगी, एक दिन वहाँ जिंदगी वाकई बसी होगी। मुस्तकबिल सितारों में है। दोस्तों ये सब अब सिर्फ एक ड्रीम नहीं, ये एक हकीकत बनने के करीब है। जो सफर 1969 में चांद पर पहला कदम रखने से शुरू हुआ था, वो अब मार्स और उससे भी आगे बढ़ने वाला है। अगर ये सफर इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो हो सकता है हम अपनी जिंदगी में मार्स पे पहले इंसानी बस्ती देखेंगे। अगर तुम्हारे अंदर भी एक्सप्लोरर की रूह है तो शायद तुम भी एक दिन स्पेस ट्रेवलर बनकर इस नई दुनिया का हिस्सा बन सको। क्या तुम तैयार हो इस नए दौर की लाइफ से? क्या मार्स हमारा नेक्स्ट होम बन सकता है? अपने राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें, और अगर ऐसी स्पेस और साइंस के और भी अमेजिंग फैक्ट जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो।